जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू तनुष बायोलॉजी। और हम पढ़ रहे थे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ये हमारी चैप्टर नंबर 5 है जो कि एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक में दिया हुआ है और बायोलॉजी सेक्शन को बिलोंग करता है। अब तक हमने सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन, सेल क्या होता है, उसके बाद सेल की डिस्कवरी और सेल के कंपोनेंट्स की डिस्कवरी और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को भी देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। ओके। Every cell has a membrane around it to keep its own components separate from the external environment। क्या होता है, में हर एक सेल में मेम्ब्रेन होती है ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या कर सके, सेपरेट कर सके। जैसे आपका जो घर है उसमें दीवारें हैं और दरवाजा है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो बाहर की चीजें हैं, उससे सेपरेट रह सको, अलग रह सको। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या होता है, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, साथ ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं, इन सब में कई सारी केमिकल एक्टिविटीज चल रही होती हैं। और इन केमिकल एक्टिविटीज की ज़रूरत क्यों है, ताकि लाइफ को ये सपोर्ट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रेस्पिरेशन चल रहा होता है, ठीक है, और भी कई सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं। जैसे कि आप प्लांट सेल की बात करें तो उसमें फोटोसिंथेसिस चल रही होती है, तो हर एक सेल में फोटोसिंथेसिस चल रही होती है ना, जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है। तो वही बात है कि उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने के लिए कई सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structure। क्या होता है, अब सेल के अंदर भी डिफरेंशिएट है। जैसे आपके अपने जो घर है, एक तो घर की पूरी बाउंड्री वॉल, ठीक है, साथ में जितने भी घर के कमरे हैं, सब में दीवारें हैं, सब में दरवाजा है ना। ऐसा तो नहीं है कि घर के बाहर बस दरवाजा है और अंदर सब कुछ खुला हुआ है, ऐसा नहीं है ना। सब में क्या है, बाउंड्रीज हैं। वैसे ही सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, सब में हमको क्या देखने को मिलती हैं, बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। आ गई बात समझ। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। आ गई बात समझ। दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलीज विद इन देमसेल्फ। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और ये किसका फीचर है, यूकैरियोटिक सेल का। अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे, वो ये हो गई थी कि मैंने प्लांट सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोला था फ्लो में, बट मैं बोलना उसको यूकैरियोटिक सेल ही चाहता था, तो आप वहां पे उसको करेक्ट कर लेना। ओके, अच्छा। और याद रखेंगे प्लांट सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होता है। अच्छा, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, यही क्या है, यही कैरेक्टरिस्टिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस का प्रेजेंट होना ही एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे यूकैरियोटिक सेल की, जो कि उसको अलग बनाता है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलिज आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, कुछ ऑर्गेनेलिज इतनी छोटी होती हैं। अब बेसिकली देखो, सेल इतना छोटा, उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। अब सेल के अंदर और देखना है तो हमको और ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए। हम तब कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। याद है आपको, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पहले भी बताया कि 1940s के टाइम पे इसकी डिस्कवरी हुई थी। और पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे बेटा, याद है आपको, उनका नाम था नॉलैंड रस्का। नॉलैंड रस्का, ठीक है। ओके, ओके, नॉलैंड रस्का। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। और हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में भी देखा। एक चीज और बता दूं, जब मैं न्यूक्लियस पढ़ा रहा था, एक्चुअली एनसीईआरटी ने पहले ही बता दिया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। और मुझे भी लगा कि आपको पता होगा, तो मैंने वहां पे बताया नहीं, बट क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके थे। बट मैं आपको बता दूं फिर से, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कौन से ईयर में करी थी, वो करी थी उन्होंने 1831 में। ठीक है, 1831 में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ था, है ना। ओके, देखो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम ईयर बता रहा हूँ मैं जो आपको मैंने पहले भी बताया था। दैट इज, देखो, इट वाज डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर न्यूक्लियस। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या था, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, तो समझ गए, सेल ऑर्गेनेलीज ही वही स्ट्रक्चर होती हैं जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। और इनको हम देख के सकते हैं मेनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और आपको एक चीज और बताऊं, सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली कौन सी डिस्कवर हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद, वो हुई थी राइबोसोम। कौन सी हुई थी, राइबोसोम।
राइबोसोम, राइबोसोम, रुको यहाँ लिख देता हूँ। अब राइबोसोम क्या होता है, तो एक ये याद रखो कि एक ऑर्गेनेली होती है और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, बट हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब राइबोसोम की बात आएगी। बट मैं तुम यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जिक्र, तो बता दूं कि फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो डिस्कवर हुई थी वो थी राइबोसोम। ठीक है, अच्छा, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस, ये बता दिया मैंने। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, जो इसमें हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, इसको ईआर भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और क्या होगा? ये होगा हमारा गोल्जी एपेरेटस होगा, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और प्लास्टिड्स होंगे। आ गई बात समझ? कोई डाउट नहीं है ना? और भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, राइबोसोम भी होता है। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन द सेल। और ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं सेल के अंदर, जो कि सेल में लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली सेल ऑर्गेनेली, बहुत ही प्यारी सी सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो, अच्छा, The endoplasmic reticulum ER is a large network of membrane bound tubes and sheets. Basically ना ER जो है वो कैसी दिखती है हमको? large membrane bound, basically large network of membrane bound tubes रहता है। ठीक है, और वो फैला रहता है शीट्स के फॉर्म में। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ऑबलॉन्ग बैग्स। ठीक है, बेसिकली वेसाइकल्स की तरह हमको दिखती है ये। अच्छा, ये कई सारी वेसाइकल है, देखो मैं तुम लोगों को इसकी फोटो भी दिखाता हूँ। ये देखो, जो हमारी ईआर है ना, ये देखो, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये रही, ये इसको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ये कहला रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ना ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब के फॉर्म में दिख रही है ना। ठीक है, एक चीज और बता दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके की होती है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनको भी दो तरीके पे डिफरेंशिएट करा गया। चलो बताता हूँ। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ईआर की मेम्ब्रेन है ना, वो किसके सिमिलर रहती है? स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताओ क्या खास बात थी? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये भी मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन से। और लिपिड बताओ किसका मॉलिक्यूल होता है? फैट का मॉलिक्यूल, ये भी बताया आपको मैंने। उसके बाद प्रोटीन पॉलीमर होते हैं किसके? बताओ, कहो। अमीनो एसिड्स के। अच्छा, एक चीज और, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे, मेरा और आपका ही चैनल है ये, जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए ही है, और मुझे मज़ा आता है बनाने में, बस इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। और दूसरी बात ये मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप नए हैं चैनल पे, तो आप जाएं प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करें, ताकि आपको पूरा चैप्टर एक गो में समझ में आए। मैंने पूरे टॉपिक्स एनसीईआरटी वाइज ही कवर किए हैं, और जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, देयर आर टू स्ट्रक्चर्स, देखो द ईआर मेम्ब्रेन ये हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, देखो मैंने अभी बताया आपको दो तरीके की होती है ईआर। ईआर म्हणजे मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए क्या बोल देते हैं? आर ई आर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए क्या बोल देते हैं बेटा? एस ई आर। आर ई आर लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। ठीक है, बेसिकली जो आर ई आर है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खास बात क्या रहती है? बेसिकली है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, बट उस पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं धसे हुए उसकी मेम्ब्रेन पे, वो क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप अंडर इट हैज पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। वही मैंने बता दिया कि आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खास बात क्या है? वो ये है कि ये कैसी दिखती है हमको? रफ इसलिए दिखती है क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, द राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर साइट्स फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चर देखो क्या होता है। बेसिकली ना जो राइबोसोम है उसका मैंने अभी बताया था प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है वो। ठीक है, द राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, राइबोसोम हर एक्टिव सेल में मिलेगी। ठीक है, और राइबोसोम की खास बात यह है कि ये एक ऐसी एकलौती सेल ऑर्गेनेली है जो आपको प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगी और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं मेरे ख्याल से।
ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं आगे। The manufactured proteins are sent to the various places in the cell depending on the need. बेसिकली सेल को जहाँ जहाँ जिस जिस टाइप के प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो ये आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। किसकी मदद से? राइबोसोम की मदद से, जो उस पर प्रेजेंट है, और वो जहाँ जहाँ सेल के पास ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे भेज दिए जाते हैं। कोई डाउट आपको? मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, द एसईआर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल। और जो एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो किस में हेल्प करती है? मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल में। किनके मैन्युफैक्चर में हेल्प करती है? फैट मॉलिक्यूल में। और लिपिड्स, ठीक है, वही देखो फैट मॉलिक्यूल ही कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि क्या है हमारी सेल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग इन द सेल मेम्ब्रेन। देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन भी लगातार यूज होती जा रही है, तो बेसिकली उसका भी वियर एंड टीयर हो रहा है, तो बेसिकली उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है, उसको भी ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करे जाते हैं ये वाले प्रोटीन्स और ये वाले लिपिड्स। बेटा बताओ, प्रोटीन कहाँ फॉर्म हो रहे थे? आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और हमारे जो लिपिड्स हैं वो कहाँ फॉर्म हो रहे थे? एससीआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हेल्प इन द, ये हो गया। अच्छा, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बेसिकली मेम्ब्रेन के क्रिएशन को क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन के बनने को क्या बोला जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और आपको अब पता चल गया कि कैसे बनती है? एससीआर और आरईआर की मदद से बनती है। आरईआर क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और एसईआर क्या बनाएगा? फैट के मॉलिक्यूल बनाएगा। और आरईआर की क्या खास बात होती है कि उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। एसईआर की क्या खास बात होती है? उस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है ना, तभी उसका सरफेस कैसा दिखता है? स्मूथ, इसलिए हमने नाम ही क्या दे दिया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई शक? मेरे ख्याल से नहीं। चलो जी बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम। बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स ऐसे होते हैं जो किसकी तरह हेल्प करते हैं? एंजाइम की तरह। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स, और हार्मोन्स की तरह भी। ठीक है, अच्छा, ऑल्दो द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स। जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अपीयरेंस में डिफरेंट हो सकती है। कई सारे अलग अलग सेल्स को जब आप देखेंगे तो सब में आपको थोड़ी थोड़ी अलग देखने को मिलेगी। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। लेकिन वो हमेशा क्या बनाती है? एक नेटवर्क सिस्टम ही बनाती है। हमेशा क्या बनाती है? नेटवर्क सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, चलो अब अपन बढ़ जाते हैं अपने आगे। अच्छा, ये देखो, ये आपको एक फोटो दिख रही है, बेसिकली एक पिक्चर दिख रही है, इमेज दिख रही है। ये एक एनिमल सेल है जिसमें आपको अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज को दिखाया गया है। ठीक है, चलो हम भी देख लेते हैं, है ना। अपने आप ही जूम हो गया, क्या चाहिए हमको? और मैं तो जूम ही करने वाला था, थोड़ा और जूम करते हैं और थोड़ा इधर आते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये आपको क्या दिख रही है? ये आपको दिख रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने मार्क कर दी इसको। सर कैसे कर दी? हुई नहीं, रुको कर रहा हूँ। पेंसिल की इंक खत्म हुई थी, वापस आ गई। ठीक है, ये आ गया। देखो ये एसईआर आपको दिख रही है। उसके बाद ये जो फ्री, देखो राइबोसोम फ्री भी मिलेंगे हमको, फ्री पार्टिकल्स भी राइबोसोम के यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये जो हम बोल रहे थे ना, ये है, ये हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये भी क्या है? ये भी हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद जो देखो, और थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। हम्म, और थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, 150 200। तो ये देखो, आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ये वाला पार्टिकल, ये ब्लैक से मैंने मार्क कर दिया, वैसे वो देख प्योर वाइट कलर का रहा है। ये ठीक है, या मैं बोलूँ ये आ गई बात, तो मुझे दिख रहा है आपको। ठीक है, यही पार्टिकल्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं। और ये पार्टिकल क्या है? राइबोसोम। ये फ्री भी रहते हैं हमारे सेल में, मतलब फ्रीली मूविंग भी रहते हैं, फ्री भी रहते हैं, नॉर्मल राइबोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं, और हमारी ये ऑर्गेनेली पे भी प्रेजेंट रहते हैं। और वो ऑर्गेनेली कौन सी है? कौन सी ऑर्गेनेली बताओ? अभी तो बताया, आर ई आर है ना, रफ एंड। फिर ये क्या है? ये है लाइजोसोम। ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को मार्क नहीं किया क्या? पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा सॉसेज जैसा होता है, इसलिए मैं देख के तुरंत पहचान गया। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटो माइटोकॉन्ड्रिया को पता है कॉमनली क्या बोलते हैं? हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, एक चीज और, मैं ना एक बार इसको ऊपर कर दूं, हाँ। हम्म, हो सकता है आपको ये दिखे ना, पर दिख रहा है क्या, एक बार चेक करता हूँ। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना आप ये पूरा स्ट्रक्चर जो जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, उसके बाद ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, न्यूक्लियस के बाहर क्या देखने मिलता है आपको, न्यूक्लियर एनवेलप। क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये क्या है, गोल्जी एपेरेटस। और ये बाहर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है, सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रियोल। ठीक है ना। और बाकी सब मैंने आपको बता दी। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने भी मार्क करा है, देखो ये करा है, ये किया है, माइटोकॉन्ड्रिया मार्क किया यार, अच्छा किया। अच्छा, और ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में पता है मेनली क्या होता है, वाटर ही होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है। ठीक है। अच्छा, खैर कभी वाटर पे भी डीप में चर्चा करेंगे, मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा वाटर के बारे में भी। अच्छा, दस वन फंक्शन ऑफ द ईआर इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, जो ईआर है ना वो ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स को, स्पेशली प्रोटीन। और कौन सी, स्पेशली प्रोटीन, कौन से मटेरियल को ट्रांसफर करती है वो, प्रोटीन को। किसको, प्रोटीन को, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या करती है, बहुत सारे वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म को और बिटवीन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को भी ट्रांसफर करती है। न्यूक्लियस के प्रोटीन जो बाहर आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी जो, ठीक है, प्रेजेंट होता है ना, वो भी न्यूक्लियस से भी जो बाहर पार्टिकल्स आते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ईआर आल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। ठीक है, बेसिकली ना ये क्या करता है, फ्रेमवर्क की तरह भी, देखो, द ईआर ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। जो ईआर है वो फंक्शन करता है और क्या बनाता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क को बनाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, for some of the biochemical activities of the cell, the liver cells of the group of animal called vertebrates, SCR play the crucial role in detoxifying many poisons of the drugs। क्या होता है, देखो, हमारी बॉडी में लिवर मिलता है। ठीक है, हमको मालूम है हमारी बॉडी में ऑर्गन है, क्या नाम है उसका, लिवर। ठीक है। अच्छा, लिवर के ना कुछ सेल होते हैं, लिवर की, अच्छा एक चीज बताऊं तुम लोगों को, बायोलॉजी में ना कुछ चीजें हमेशा याद रखना। जो लिवर है ना, लिवर, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, वो क्या होता है, हेपैटिक। क्या होता है, लिवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हेपैटिक, HEPATIC। ठीक है, हेपैटिक, लिवर के लिए। अच्छा, क्या होता है, जो लिवर के कुछ सेल्स होते हैं ना, कुछ के मतलब लिवर के सेल जो रहते हैं, लिवर का बेसिकली फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, उसका फंक्शन है डिटॉक्सिफाई करना, बेसिकली बॉडी से वेस्ट को हटाना। तो जो लिवर में जो सेल प्रेजेंट है, उनके सेल में क्या होंगी, SCR होंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। ठीक है, और ना वो क्या होते हैं, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। SCR के कारण ही जो डिटॉक्सिफिकेशन है बहुत सारे पॉइजन्स का और ड्रग्स का, हमारी बॉडी से वो बाहर होते हैं, वो बाहर जाते हैं। आ गई बात समझ। और ना यहाँ पे जिनकी बात की, एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट, तो बेसिकली हम पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे पूरा का पूरा, चैप्टर नंबर 7 में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो उसमें देखिए। तो देखिए यहाँ पे ना हमको क्या दिया है, यहाँ पे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक ऊपर एक एनिमल सेल का दिया था, और यहाँ पे एक प्लांट सेल का दिया है। अच्छा, एक चीज और आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिसिंग है। ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है, बट ये आपको यहाँ पर दिया, एनिमल सेल में दिखेगा, प्लांट सेल में नहीं दिखेगा। तो ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स और बाकी सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन है, वो उसके लिए है ये। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और ये बहुत प्रोमिनेंट होता है हमारे किसमें, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो, इसे प्लांट सेल में क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, आपको एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस यहाँ भी देखने मिलेगा, वहाँ भी देखने मिलेगा। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनली पढ़ने वाले हैं वो है गोल्जी एपेरेटस। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये दिखती कैसी है।
तो आप देख रहे होंगे ये ड्रॉ करके दिखाऊं, मतलब ड्रॉ नहीं, मार्क करके दिखाऊं, ये जो ऑर्गेनली है ये, और ये देखो ये अरेंज्ड है इस फोल्ड्स में, एक के ऊपर एक से दिख रहे होंगे ना आपको ये। ठीक है, ये वेसाइकल्स, ये क्या कहलाती है, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो यहीं पे हमको गोल्जी अपैरेटस ही पढ़ना है। अच्छा, थोड़ा जूम आउट करते हैं। हाँ, गोल्जी अपैरेटस, द गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी अपैरेटस को सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले, बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कैमिलियो गोल्जी, और उन्हीं के नाम पर हमने क्या किया, इस ऑर्गेनेली का नाम रख दिया, उनने ही रख दिया होगा। ठीक है, अच्छा, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का सिस्टम होता है, या फ्लैटेंड सैक मतलब ऐसे बोरे जैसे, थैले जैसे हमको दिखते हैं। देखो जैसे ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो, जो अभी अपन ने देखे थे, ये देखो, ये आपको एक में अरेंज लग रहे हैं, और ये कैसे दिख रहे हैं, सैक। तो बेसिकली वेसाइकल्स हैं यही, और यही क्या है, गोल्जी अपैरेटस का अरेंजमेंट होता है। अच्छा, और ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे मिल भी सकते हैं। और ना इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक जो ये ढेरी है, मतलब ये सारे वेसाइकल से मिलके एक ढेरी बन रही होगी। ठीक है, एक स्टैक बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। यानी ये पूरा क्या कहलाता है, एक सिस्टर्नी। आई बात समझ, यानी इसको हम बोलते हैं एक सिस्टर्स, मतलब क्रिस्टन या सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को, जैसा जबान साध दे वैसा बोल दो। ठीक है, अच्छा, कहाँ गया, ये सिस्टर्न्स बोलते हैं उनको। ठीक है, ढेरी को सिस्टर्न्स बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे, ये मान लो एक है, ठीक है, ये मान लो दूसरा है, ये मान लो तीसरा है, समझ गए ना बात को, ऐसे वेसाइकल्स अरेंज रहते हैं। ये मान लो, ठीक है, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, और पैरेलल, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कोई डाउट, मेरे ख्याल से नहीं। चलो बढ़ जाते हैं। दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर, और ना इन मेम्ब्रेन्स का कनेक्शन होता है किसके साथ में, ईआर के साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूएंट अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स सेलुलर सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, किसकी, कौन कौन, गोल्जी अपैरेटस की, और अपना कौन है, ईआर है। ठीक है, द The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। देखो होता क्या है, अब अब ये मेम्ब्रेन का वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने की ज़रूरत क्या थी, कनेक्शन बनने की ज़रूरत क्या थी, वो ये हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि जहाँ जो ईआर है वहाँ पे मटेरियल फॉर्म होता है, और उन्हीं ट्यूब्यूल्स के से कहाँ भेज दिया जाता है, गोल्जी अपैरेटस में भेज दिया जाता है। फिर गोल्जी अपैरेटस में ही क्या होता है, यहाँ पर पैक होता है और डिस्पैच किया जाता है वेरियस टारगेट्स ऑफ द सेल में, इनसाइड या फिर आउटसाइड। ठीक है, समझ गए बात को, बनेगा ईआर के अंदर, और भेजा पैकेज्ड और डिस्पैच करा जाएगा कहाँ से, गोल्जी अपैरेटस से। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज यानी स्टोर करना जो ईआर में बन रहा है वो, साथ में उनको मॉडिफाई करना, और पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसाइकल, और साथ में पैकेजिंग करना। वेसाइकल मतलब आप समझ सकते हो थैले के फॉर्म में, ऐसे ऐसे, मतलब इनको वेसाइकल्स कह सकते हैं, बेसिकली बैग के फॉर्म में रख के भेज देना मटेरियल को। ठीक है, अच्छा, चलो अब आगे देखते हैं। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी apparatus। देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी हो रहा है, तो उसका मतलब अगर सिंपल शुगर गई गोल्जी apparatus में, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, कॉम्प्लेक्स शुगर में। आ गई बात समझ। द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। साथ में जो गोल्जी apparatus है वो और किसमें हेल्प करता है हमको, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में। तुमको पता है ये तीन चीजें मिलके कौन कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, इन तीन चीजों से मिलके क्या बनता है, एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम। ये तीनों आपस में लिंक होती हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में लिंक्ड होती है। ओके, अच्छा, अब चलो हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, और हाँ, सौ थोड़ा सा कम ज़्यादा करते हैं सर, हाँ ठीक है। चलिए अब गोल्जी, कैमिलो गोल्जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैमिलो गोल्जी बॉर्न कहाँ हुए थे, कॉर्टिनो नियर ब्रेस्किया इन 1843। ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यूड टू
वर्क इन पीविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मेटियो। बेसिकली 1843 में इनका जन्म हुआ था। फिर ये इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की, बेसिकली डॉक्टर ही थे ये, है ना। और इन्होंने इस हॉस्पिटल में जॉब भी किया, काम किया वहीं पे। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम, और तब सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में ही ज़्यादा खोजें हो रही थी। इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल, और ये वहाँ पर सीएमओ बन गए, चीफ मेडिकल हॉस्पिटल ऑफिसर बन गए उस हॉस्पिटल में, फॉर द क्रोनिकली सिक एट एबिटिगेस्ट्रो एबिटिग्रेसो। ठीक है, बेसिकली ना क्रोनिकली से कहने जो लंबे समय से बीमारों का एक अस्पताल था, वहां पर इनको क्या बना दिया गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर 1872 में। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम। इनने भी अपना काम किससे चालू किया, नर्वस सिस्टम के बारे में ही खोज में लगे हुए थे। इन अ लिटिल किचन ऑफ द हॉस्पिटल, और कहाँ पे चालू किया, हॉस्पिटल के ही छोटे से किचन में। वॉट ही had converted into the laboratory, और उसी को इन्होंने क्या बना दिया, laboratory. However, the work of greatest importance which Golgi carried out was the revolutionary method of staining individual nerve and cell structure. अरे वाह, देखो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, इन्होंने स्टेनिंग कर सकते थे ये सिंगल नर्व की और सेल के स्ट्रक्चर, नर्व सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ सकते थे, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल नर्व सेल को जब स्टेन कर देंगे तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर हमको दिखने लग जाएंगे। आप जानते हो ना स्टेन क्या होते हैं, जो सेल में कलर दे सकें, सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स को कलर कर सकें, है ना। लिविंग सिस्टम में जो कलर हम यूज करते हैं, ताकि हम बाहर से डालते हैं उसको, ताकि हमको सारे स्ट्रक्चर अलग अलग से दिखने लग जाएं, ताकि हम उनकी अच्छे से स्टडी कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, स्टेन। ठीक है, कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसके बाद ये तो इन्होंने बहुत, दिस मेथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसमें ना सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, AgNO3। अच्छा, एंड इज particularly valuable in tracing the processes and most delicate ramification of the cell। basically जो जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत सारी जो प्रोसेसेस चल रही होती हैं, बहुत इन सब का हम पता लगा सकते हैं जो इन्होंने मेथड बनाई थी उससे। All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. Basically, वो इसी की खोज में लगे रहे कि मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छी इस टेक्निक को डेवलप करूं और इसमें मॉडिफाई करके इम्प्रूव कर सकूं, जो भी मैं इस टेक्निक से कर पा रहा हूं वो और बेहतर हो पाए, उनका मानना ये था, और वो इसी में अपना लगे रहे। गोल्जी रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1906, इनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। और सेंटियागो रोमी कैगजो फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर, इनके साथ में एक और साइंटिस्ट थे, ये वाले, ठीक है। इन दोनों को मिला था नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, जो जो उन्होंने वर्क करा, स्टेन करा, ये करा वो करा, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। Structurally, lysosomes are membrane-bound sac filled with digestive enzymes. Basically, जो लाइसोसोम है ना, वो क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, सैक होते हैं, ठीक है। और किस क्या भरा रहता है इनके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, और ये एंजाइम कहाँ बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कहा था ना, तीनों के तीनों लिंक होते हैं, हमारी ER, हमारी गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस, और साथ में लाइसोसोम, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम है ना, वो बेसिकली वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करते हैं। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनेल्स। बेसिकली क्या करते हैं ना, इनका काम रहता है जो भी वेस्ट मटेरियल हो, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर देना सेल के अंदर, और साथ में जो ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि अब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसकी जगह नई बनाई जाएगी, है ना। और तो उसको भी, जो खराब हो चुकी है उसको भी हटाने का काम किसका है, हमारे लाइसोसोम का। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज एंड अप इन द लाइसोसोम। बेसिकली जो भी फॉरेन मटेरियल या फिर जो बैक्टीरिया होता है या ऐसा फूड जो कि खराब हो चुका है, ठीक है, उन सबको भी डाइजेस्ट करने का काम किसका रहता है, लाइसोसोम का। आ गई बात समझ, ठीक है। और जो पुरानी ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी कौन डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम। इसके अंदर पता है, एक चीज बता देता हूँ, इसके अंदर ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं, ठीक है, HYDROLYTIC, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं, ठीक है। अच्छा,
सच एज बैक्टीरिया, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर हाइड्रेट के नाम रहते हैं। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। लाइसोसोम करता क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है इन एंजाइम की मदद से। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने अभी बताया कौन से एंजाइम रहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं, कैपेबल ऑफ breaking down all organic material during the disturbance in cellular metabolism. For example, when the cells get damaged, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosome are known as suicidal black. क्या होता है, जब ना सेल लेस एफिशिएंट हो जाती है, अब काम ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम, या फिर बेसिकली डैमेज हो चुकी है, तो अब वो ठीक नहीं हो सकती। तो बेसिकली डैमेज हो चुकी है, तब वो किसी काम की नहीं है। तो लाइसोसोम क्या करता है, सेल के अंदर बस्ट हो जाएगा और सेल के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और वो सेल खत्म हो जाएगी। और इसीलिए हम लाइसोसोम को एक चीज और बोलते हैं, वो क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप सीरियल वाइज ही फॉलो करो, फर्स्ट लेक्चर से फॉलो करो, और बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने मम्मी पापा से प्यार करो, ठीक है, और खुद से प्यार करो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।